मित्रों नमस्कार। आज हम लोग अष्टमो अध्याय राजक्षमा का व्याख्या करेंगे, वर्णन करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चाहे तालिसाद चूड़ हो, चाहे सितोपलाद चूड़ हो, इसमें क्या क्या कंटेंट है और इसमें रेशियो क्या होता है कंटेंट का, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है AIPGT और हमारे BMS के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आते हैं तो वो आगे के जो आयोग के एग्ज़ाम होते हैं UPSC वगैरह, उसमें जो है इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो मित्रों हम लोग चरक संहिता का चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हैं, सविमर्श विद्योतनी से इसको पढ़ रहे हैं, और अभी तक हम लोगों ने इसमें 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसमें से रसायन, बाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ और राजक्षमा का आज हम लोग वर्णन करेंगे। तो ये प्रश्न आता है कि कुष्ठ के बाद में राजक्षमा का वर्णन क्यों आता है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है। तो कुष्ठ रोग त्रिदोष से होता है और राजक्षमा भी त्रिदोष से होता है, इसलिए कुष्ठ के बाद राजक्षमा का वर्णन किया गया है। और देखिए इसकी राजक्षमा की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा शार्ट में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है, दक्ष प्रजापति की कितनी कन्याएं थी। तो दक्ष प्रजापति की 28 कन्याएं थी, और जो चंद्रमा का दक्ष प्रजापति के कौन सी कन्या से ज़्यादा लगाव था। कहने का मतलब कुछ इन लोगों के बीच में प्रेम संबंध हुआ था, तो वही चीज़ बताया गया है। ये सेकंड पॉइंट है। 28 कन्याओं में से केवल रोहिणी नामक कन्या का जो है चंद्रमा के साथ में कह सकते हैं आप अफेयर था। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट हैं जो हमको याद रखने हैं। अब मित्रों हम देख लेते हैं यक्षमा के पर्याय। यक्षमा के 5 पर्याय होते हैं: क्रोध, यक्षमा, ज्वर, रोग और दुख। इसमें से देखिए क्रोध का जिक्र वाग्भट जी ने किया है, चरक जी ने किया है। कहाँ पे किया है, कैसे किया है, इसको हम देख लेते हैं। तो वाग्भट जी ने क्रोध जो है वो ज्वर का पर्याय माना है, और चरक जी ने क्रोध यक्षमा का पर्याय माना है। अब हम देख लेते हैं कि यह जो राजक्षमा है वो मृतलोक में कैसे आया, जो कि पहले तो मृतलोक में था नहीं। तो यह यक्षमा अश्विनी कुमारों द्वारा हुंकार कर देने पर भय से मनुष्य लोक में चला आया। कहने का मतलब यह है कि अश्विनी कुमार जब वहाँ पे गए चिकित्सा कार्य हेतु, तो उन्होंने वहाँ पे हुंकार भर दिया, या आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट कर रहे थे उसके वजह से यह यक्षमा वहाँ से डर के भाग के जो है मनुष्य लोक में आ गया। अब देखिए राजक्षमा के जो 4 कारण हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये काफ़ी कॉमन है और यूजी से ही हमको याद रहता है। तो देखिए पहला कारण है अयथा बलम आरंभ। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हमारे पास बल है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के हम कोई काम करते हैं, तो उसको कहते हैं अयथा बल आरंभ। और दूसरा है वेग संधारण। कोई भी वेग है उसको हम जो है धारण कर लेते हैं, जैसे अपान वायु का वेग है, छवतु का वेग है, छर्दी का वेग है। इस तरह के वेगों को जब हम धारण कर लेते हैं तो यक्षमा रोग उत्पन्न होता है। और तीसरा कारण है क्षय। क्षय का मतलब होता है डिप्लीशन, किन्हीं भी चीज़ों का क्षय होना, जैसे धातुओं का क्षय है और चीज़ों का जो क्षय है, और इसी क्षय के कारण ही चंद्रमा को राजक्षमा हुआ था। अब विस्मासन है। तो विस्मासन जो है, जो हमारा आज के मॉडर्न युग में जैसा उल्टा सीधा हम लोग खा लेते हैं, कभी कुछ खा लिए कभी कुछ खा लिए, समय से नहीं खाते हैं और विरोधी अन्नपान करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है विस्मासन में आती हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अनेक प्रकार के अन्न और पानों को विषम रूप से सेवन करने वाले व्यक्तियों के शरीर में कुपित, वात, पित्त, कफ भयंकर विषम रूप से अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। अब यहाँ पर मित्रों हम देख लेते हैं राजक्षमा के एकादश रूप। तो देखिए मित्रों यहाँ पे चारों दिए हुए हैं: साहसिक, वेग, विदारण, क्षयज, विस्मासन। तो इसमें कंपेरिजन करके एक चार्ट में देख लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम याद करते हैं। देखिए जैसे जो कॉमन है, जैसे सिरासूल सभी में आया हुआ है, सिरासूल सिरासूल सिरासूल, कंठोध्वंस, अंशावमर्द, अंशताप अंशताप, ये भी लगभग कॉमन ही समझिए, इसमें वही ताप से संबंधित चीज़ें हैं। काश सभी में आया है, स्वरभेद सभी में आया है, अरोचक सभी में आया है, पार्श्वशूल सभी में आया है,
अतिसार सभी में है, केवल विषमासन में रक्त वमन है। क्योंकि जब हम विषम आसन करते हैं तो उससे जो हमारा पित्त कुपित होके या अन्य चीज़ें कुपित होकर रक्त का वमन होता है। उससे हमको याद हो जाएगा कि विषमासन में ही रक्त वमन आता है। और अब हम आ जाते हैं, इसको याद कर लेते हैं, साहसिक वाला। तो साहस से जब हम कोई काम करते हैं तो ज़्यादा हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है। ज़्यादा एनर्जी के लिए हमको क्या, ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ज़्यादा ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में जाएगा तो हमको जरम्भा का अनुभव होगा या जरम्भा आएगा। तो ऐसे हम याद कर लेंगे कि जब हम साहसिक कोई काम करते हैं तो जरम्भा आता है। तो जरम्भा कहाँ आएगा? साहसिक में आएगा। अब देखिए उसके बाद ज्वर तो सभी में कॉमन है। फिर जब हम बहुत ज़्यादा साहस से काम करते हैं तो उरासूल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा हमको सांस लेना पड़ेगा और हम मेहनत से करते हैं, या जो अपोजिट पार्टी है जिससे हम लड़ रहे हैं उसने जो है कोई प्रहार कर दिया, उससे हमको उरासूल हो गया। उससे हमको हमेशा याद रहेगा कि साहसिक वाले में उरासूल होता है। अब देखिए उरासूल हो जाएगा, हमको चोट लग जाएगी, ऐसी चीज़ें हो जाएगी जब हम ज़्यादा बल वाले से लड़ाई लड़ेंगे तो रक्त मिश्रित कफ का वमन हो सकता है, या आप कह सकते हैं निष्कासन होगा, रक्त मिश्रित कफ का निष्कासन होगा। इस तरह से देखिए ये हम साहसिक वाला पूरा कंपेरिजन करके याद कर लिए। अब देखिए क्षयज है, राजक्षमा है, क्षय है, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम से संबंधित होती है, तो इसलिए श्वास जो है वो क्षयज में आएगा। इस तरह से क्षयज वाले को हम याद कर लेते हैं जो है। अब विषमासन में कोई विषम चीज़ हम खाते हैं तो उससे प्रसेक होगा। प्रसेक मतलब क्या होता है? लाला स्राव। तो लाला स्राव जो है, प्रसेक जो है वो विषमासन में आता है। इस तरह से मित्रों आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि ये कितनी आसानी से याद हो गया कंपेरिजन करके। इस तरह से याद करेंगे तो बिना रिपीटेशन के आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये पॉइंट याद आ जाएंगे और आप सही करके आएंगे। तो मित्रों अब हम आ जाते हैं यक्षमा का पूर्व रूप। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आपको याद होना चाहिए क्लियर। देखिए श्लोक से ही पढ़ते हैं, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट वही है जो श्लोक से पढ़े। क्योंकि मान लीजिए कोई कोटेशन आ गया, श्लोक देख के पूछ लिया गया कहाँ का किसका पूर्व रूप है, प्रमेय का पूर्व रूप है, राजक्षमा का पूर्व रूप है, किसका है, तो आप श्लोक से नहीं पढ़ेंगे। अगर ये जो हिंदी में व्याख्या दिया जाता है इससे आप पढ़ेंगे तो हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और हमेशा आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। इसलिए मित्रों श्लोक से ही ज़्यादातर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो देख लेते हैं इसको। पूर्व रूपम प्रतिश्यायो दौर्बल्यम दोष दर्शनम। तो राजक्षमा के पूर्व रूप में प्रतिश्याय, तो प्रतिश्याय जो है मुख्य पूर्व रूप है राजक्षमा का। क्योंकि सबसे पहले हम जानते ही हैं कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको सर्दी जुकाम लगा हुआ रहता है, हल्का फीवर रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें दुर्बलता मिलता है और वो दोष दर्शन करता है। कहने का मतलब अच्छी चीज़ों में भी उसको दोष नज़र आता है ऐसे पेशेंटों को। फिर अदो पे वापि मावेशु काय विभत्स दर्शनम। तो देखिए उसमें जो है विभत्स दर्शन मतलब आदमी कृश हो जाता है और थोड़ा सा उसको देखने से डर लगता है लोगों को, वही कहा जाता है कि इसमें विभत्स दर्शन होता है इसमें। फिर इसमें देखिए गृढ़ आश्रापी मतलब अब लोग उससे जो है घृणा करने लगते हैं, क्योंकि जनरली देखते ही हम कि कोई टीबी का पेशेंट आता है तो लोग उससे घृणा करते हैं। बल मांस परिक्षया, बल मांस का जो है क्षय हो जाता है, क्योंकि इसमें मुख्यतः आपने देखा ही है राजक्षमा के 4 करोड़ों में क्षय आया हुआ है। और चंद्रमा को भी जो सबसे पहले क्षय हुआ था, शुक्र का क्षय हुआ, उसके वजह से उनको राजक्षमा के उत्पत्ति हुई थी। स्त्री मांस प्रियता स्त्री मध मांस प्रियता मतलब स्त्री में ज़्यादा लगाव रहेगा उसका, मध मांस को ज़्यादा वो चाहेगा या ज़्यादा खाना पसंद करेगा। इस तरह से चूँकि इन्हीं सब कारणों से हो रहा है तो वही सब चीज़ें उसको प्रिय लगती हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं मच्छिका घृढ़ केशानाम तृणानाम पतनानि च। पतनानि मतलब गिरते हुए, तो वो देखता है कि कई चीज़ों में जो है मच्छिका वगैरह है, तृण है, केश है, ये सब चीज़ें जो है गिरता हुआ वो देखता है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है प्रायो अन्न पाने। कहने का मतलब ये हुआ कि मच्छिका है, तृण है और केश वगैरह जो है उसको खाने में गिरा हुआ मिलेगा या पड़ा हुआ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट कोटेशन है केशा नाम नखानाम चा अभिवर्धनम। केशा नाम नखानाम चा अभिवर्धनम
क्या हुआ, केश और नख की अतिवृद्धि होती है। इसी तरह एक कोटेशन प्रमेय में आया हुआ है, उसमें थोड़ा शार्ट है, छोटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, केश नख अतिवृद्धि, यानी कि छोटा है, केश नख की अतिवृद्धि वहाँ भी होती है, लेकिन देखिए सेंटेंस इसमें छोटा है और यहाँ पे सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, केशा नाम नखा नाम चा अभिवर्धनम। इस तरह से हम इसको याद कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट करके। दोनों कोटेशन को आप एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि अच्छा पढ़ने वाला वही है जो अगर कहीं कंपेरिजन करने के लिए अच्छा कोटेशन मिले, श्लोक मिले, तो उसको एक ही जगह लिख लेना चाहिए ताकि दोनों में डिफ्रेंशिएट हम कर सकें। फिर पतन में पतंग से स्वाद अभि दृढ़म स्वप्ने केशवर से जो भगन दृढ़, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब उसको स्वप्न में केश वगैरह और जो है ऐसा लगता है कि हड्डियों के राख पे, हड्डियों को राख का वो आरोहण कर रहा हो, खुदाई कर रहा हो, इस तरह से है। बस इसमें इम्पोर्टेंट पूर्व रूप में आपको जो बताया गया किशनम नखनम चाविवर्धनम है, और बाकी जो हमने पहले पढ़ लिया है। और ये भी है जलाशयान शैलानान वनान, मतलब उसको पर्वत गिरते हुए, जलाशय वगैरह गिरते हुए, जलाशयों का सूखना, पर्वतों का गिरना, बाग बगीचों का सूखना और तारा समूहों या अन्य प्रकाशमान सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि को गिरते देखना अनेक लक्षण वाले राजक्षमा का पूर्व रूप होता है। अब देखिए हम लोग राजक्षमा की सामान्य संप्राप्ति पे आते हैं मित्रों। राजक्षमा का पूर्व रूप हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखिए राजक्षमा की सामान्य संप्राप्ति क्या है। जब यक्षमा रोग के कारणों का सेवन किया जाता है तो अग्नियां विषम हो जाती हैं, जिससे आहार तथा धातुओं का पाक नहीं हो पाता है। विशेषकर आहार से रस से कफ का निर्माण होता है। बढ़ा हुआ कफ स्रोतों के मार्गों को बंद कर देता है, रक्त आदि धातुओं का क्षय कर देता है और धातुओं में रहने वाली 7 धातुओं का नाश हो जाता है। इससे राजक्षमा की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम यक्षमा रोग के कारणों का सेवन करते हैं तो उससे अग्नियां विषम हो जाती हैं, या साधारण भाषा में आप कह सकते हैं कि मंदाग्नि हो जाती है, जिससे आहार तथा धातुओं का उचित पाक नहीं हो पाता है, और जिससे जो है रस से कफ का निर्माण होता है। यानी कि रस नामक धातु ज़्यादा बनता है और उससे उत्तरोत्तर धातुएं नहीं बन पाती हैं, जिससे कफ का उत्क्लेश हो जाता है। ये उत्क्लेशित जो कफ है ये स्रोतों के मार्ग को बंद कर देते हैं और जिससे राजक्षमा की उत्पत्ति होती है। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, राजक्षमा में बिडमल की रक्षा। ये रीजनिंग क्वेश्चन इस पे आता है कि राजक्षमा में मल की रक्षा क्यों करनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि हम बताएंगे कि राजक्षमा का रोगी पुरीस के बल पर ही जीवित रहता है, इसीलिए उसके जो पुरीस की या विड की हमको रक्षा करनी चाहिए। अब देखिए इसमें राजक्षमा में आगे हम जब पढ़ेंगे तो वमन विरेचन भी कराया जाता है, लेकिन उसमें रोगी के बलाबल को देख के उसका वमन विरेचन कराते हैं, और उसमें भी देखिएगा आप पुरुष की रक्षा करते हुए ये कार्य किया जाता है। अब देखिए यहाँ वही चीज़ बताया गया है कि स्रोतों के रुक जाने पर रस अपने स्थान में रहता हुआ बढ़ता है, और वह बढ़ा हुआ रस अनेक रूपों में होकर काश के वेग से ऊपर आता है। इसके बाद 6 अथवा 11 व्याधियों को उत्पन्न करता है। अब देखिए यक्षमा के एकादश रूप बताए गए हैं। तो मित्रों एकादश रूप और यक्षमा के 6 जो रूप हैं, उसमें यक्षमा के जो 6 रूप हैं उसी को हम याद कर लेते हैं, उसी से जो है यक्षमा के एकादश रूप भी बन जाते हैं। तो ये जो कोटेशन दिया गया है, कासो ज्वरा पार्श्व शूला स्वरवर्चो गदो अरुचि, ये देखिए हमको यूजी से ही याद रहता है मित्रों, इसको हमको याद कर लेना है पूरी तरह से, और उससे फिर यक्षमा के एकादश रूप को हम कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे कास है, तो कास से यहाँ पे यक्षमा के एकादश रूप में 2 चीज़ें आई हैं, एक तो कास आ जाएगा, एक श्वास आ जाएगा, दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। फिर ज्वर से आ जाएगा, इसमें ताप होता है तो ज्वर हो जाएगा, और देखिए दूसरा अंशताप हो जाएगा। और तीसरा पार्श्वशूल, पार्श्वशूल से यक्षमा के एकादश रूप में पार्श्वशूल तो होगा ही होगा, साथ में शिराशूल भी आ जाएगा, उससे हो गया। और स्वरभेद है तो स्वरभेद हो जाएगा यहाँ पे, और आधा सांस से जो है हम रक्तवमन को भी ले लेंगे, उससे रक्तवमन भी हो गया। और फिर अतिसार और अरुचि इसमें आता ही है, उसमें भी हो जाएगा। इस तरह से हम पूरा इसको याद कर लेंगे। देखिए मित्रों यहाँ पे यक्षमा से पीड़ित रोगियों का जो बताया गया है कि डायग्नोसिस हम उसकी कैसे करेंगे।
तो पहले के ज़माने में एक्सरे और ये सब सीबीडीटी और जो स्पुटम टेस्ट होता वो तो होता नहीं था, तो उसमें जो स्पुटम या जो बलगम को ही देख के बताते थे कि इसमें राजच्छिमा है कि क्या है ये। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया, पिच्छिलम बहलम विश्रवसम हरितम श्वेत पीतकम। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि किस तरह का कलर होता है राजच्छिमा के रोगियों का बलगम का। तो इसमें हम बताएंगे हरितम श्वेत पीतकम। तो ये चीज़ ध्यान रखना है हमको। यक्ष्मा से पीड़ित रोगियों का काश के साथ कफ मिश्रित चिपचिपा पिच्छिल बताया गया है घना और आमगंधी हरे श्वेत या पीले रंग के रस कफ के साथ रोगी थूकता है। और यक्ष्मा का समान लक्षण देख लेते हैं। देखिए, अंश पार्श्वताप संतापे करपादयो ज्वरा सर्वांग सिरति लक्षणम राजच्छमड़ा। देखिए, ये भी हमको याद रहता है ये श्लोक। तो इसमें अंश और पार्श्व में अभिताप, हाथ और पैरों में दाह, संपूर्ण शरीर में ज्वर, ये 3 लक्षण समान रूप से यक्ष्मा में पाए जाते हैं। तो ये हमको याद ही रहता है मित्रों। ये त्रिरूप कहे जाते हैं या त्रिलक्षण कहे जाते हैं यक्ष्मा का। अब यहाँ पे देखिए, जो हम लोगों ने राजच्छिमा के 11 लक्षण पढ़े थे, उनकी अलग अलग संप्राप्ति बताई जा रही है। तो देख लेते हैं पहले स्वरभेद की संप्राप्ति। तो इसमें क्या है, वात पित्त कफ, यानी कि ये तीनों दोष और रक्त और कास का वेग, ये सब मिल के जो है स्वरभेद को उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे यक्ष्मा रोग में रक्त स्टीवन का कारण बताया गया है। तो कंठ अर्थ प्रवर्तित रक्तम श्लेष्मा चेत संचिता। तो देखिए, इसमें बताया गया है हिंदी में, शरीर के अत्यंत दुर्बल कृषित हो जाने पर जब रोगी विस्मासन करता है तो उत्कृष्ट भरा हुआ तथा संचित कफ और रक्त के साथ कंठ से निकलता है। तो साधारण भाषा में इसको समझते हैं, जब राजच्छिमा का रोगी का शरीर अत्यंत कृश रहता है और वह उसके बाद भी विस्मासन करता है, तो उससे जो है कफ उत्कृष्ट हो जाता है। तो जो उत्कृष्ट कफ है और जो पहले से संचित कफ है, दोनों रक्त के साथ मिलके कंठ से बाहर आते हैं। तो अब रीजनिंग क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा कि यक्ष्मा रोग में रक्त स्टीवन होता है। अब इसका कारण बताया जाएगा। यक्ष्मा रोग में शरीर अत्यंत दुर्बल होता है और रोगी विस्मासन करता है, तो उत्कृष्ट कफ रक्त के साथ मिलकर कंठ से बाहर निकलता है। तो इसमें हम बताएंगे कि दोनों कथन सत्य हैं। देखिए, अब यक्ष्मा में रक्त वमन का कारण बताया गया है। तो दोषों द्वारा रक्तादि स्रोत का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे जो है रस से रक्त बनता है, लेकिन रक्त से फिर अग्रिम धातुएं नहीं बन पाती हैं, जिसके वजह से रक्त मात्रा में बढ़ता रहता है और वो मांस के आशय में ही एकत्रित होने लगता है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उत्कृष्ट होकर वमन के रूप में वह कंठ से बाहर आता है। इससे भी रीजनिंग क्वेश्चन बनता है और यही कारण बताया जाता है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, यक्ष्मा में श्वास का कारण बताया गया है। तो वक्ष प्रदेश का मार्ग वात और कफ के द्वारा रुक जाता है, यानी कि अवरुद्ध कर दिया जाता है। तो सीधी सी बात है, जब मार्ग अवरुद्ध हो गया तो श्वास की वृद्धि हो जाती है। यक्ष्मा में अतिसार का कारण देखिए, मंदाग्नि के कारण, चूंकि वातादि दोष जब दूषित हो जाते हैं तो अग्नियाँ डिस्टर्ब हो जाती हैं और मंदाग्नि हो जाता है। तो मंदाग्नि से अतिसार का उत्पन्न होता ही है, ये हम जानते ही हैं। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया यक्ष्मा में वमन का कारण। यक्ष्मा रोग में वमन के जो कारण हैं उसमें अरुचि है, कास का अधिक वेग से आने के कारण। देखिए, कभी कभी खांसी बहुत ज़्यादा जब आती है तो छोटे बच्चों को उल्टी हो जाती है। दोषों के अत्यधिक उत्क्लेशित हो जाने के कारण और भय के कारण, इन सभी कारणों से जो है राजच्छिमा में वमन होता है। अब राजच्छिमा की चिकित्सा बताई गई। सभी प्रकार के राजच्छिमा रोग त्रिदोषों से होते हैं। अतः वैद्य को चाहिए कि यक्ष्मा रोग में दोषों के बलाबल का विचार कर उनकी अवस्था के अनुसार यक्ष्मा रोग की चिकित्सा करें। अब देखिए, पीनस प्रतिस्यायी रोग की चिकित्सा बताई गई है। तो इसमें स्वेद है, अभ्यंग है, धूम है, सिर में आलेप है, परिक्षेप है। अब देखिए, यहाँ पे जो है वाह्य चिकित्सा बताई गई। सारी वाह्य चिकित्साएं हैं, ये आंतरिक चिकित्सा नहीं है। अब यक्ष्मा में मांस का प्रयोग बताया गया है। लावा है, तीतर है, मुर्गा और बटेर के मांस को घृत में पकाकर
इसका प्रयोग करना चाहिए। सब ब्रंगड़ीय होते हैं और चूँकि राजक्षमा का रोगी कृष है, इसलिए ब्रंगड़ीय द्रव्य का हम प्रयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे छोटे-छोटे जीवों का प्रयोग किया गया है, बाद में बड़े जीवों का भी प्रयोग किया था। और यहाँ अजामांस बकरी का कोई भी चीज़ हो, दूध है, मांस है, वो बहुत ही पथ्य और हितकर बताया गया है राजक्षमा में। यहाँ तक वैद्यों ने बताया है और आचार्यों ने कि अगर बकरी के साथ आदमी रहता है तो उसका राजक्षमा नहीं होगा उसको। अब यक्षमा में पथ्य अन्न देख लीजिए क्या है, मूली और कुल्थी का विधिपूर्वक जौ गेहूँ। अब देखिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। अब यक्षमा में पान व्यवस्था ये है, तो इसमें जो है पंचमूल साधित जल का प्रयोग करना चाहिए। बारोड़ी जल का यहाँ प्रयोग बताया गया है। अब यक्षमा में स्वेदन भी कराते हैं, परिषेक भी देते हैं। अब नाड़ी स्वेद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नाड़ी स्वेद में हम किस तरह के मांस का प्रयोग करते हैं। देखिए औदुक अनुप मांस यहाँ यूज किया गया है। तो औदुक अनुप मांस जो होता है कफ की वृद्धि करता है, इसलिए इसका आंतरिक हम प्रयोग नहीं करते हैं। औदक अनुप मांस को अगर हम खा लेंगे तो कफ और उत्क्लेशित हो जाएगा और हमारा राजक्षमा का जो रोग है बढ़ जाएगा। इसी कारणवश औदुक अनुप मांस रस का जो प्रयोग है वो नाड़ी स्वेद के लिए करते हैं। अब नाड़ी स्वेद क्या है, वाह प्रयोग है, ये आंतरिक प्रयोग नहीं है, यही हमको ध्यान रखना है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं औदक और अनुप मांस का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, तो हमको बताना है नाड़ी स्वेद के रूप में। अब देखिए उपनाश स्वेद भी आया है। अब यक्षमा में आलेपन आया है, जो सतपुष्पा है, समुद्रकम है, कुष्ठ है, तगर है, चंदन है, इन सब का हमको आलेपन करना चाहिए। प्रदेह भी आया है। अब यक्षमा में नस आदि का प्रयोग, तो देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि इसमें नावन नस दिया आता है और फिर उसके बाद में भोजन के बाद स्नेहपान करना है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यक्षमा में प्रपंडिकार्ध प्रलेप का भी प्रयोग किया गया है। चंदनाद तैल का भी प्रयोग है। सतधौतन सरसपा है। अब सतधौत सरसपा जो होता है, जो सर्पी होता है हमारा घी है, उसको 100 बार धुल के तब प्रयोग करते हैं। वही चीज़ें बताया गया दाह में, अभ्यंग में और परिषेक में। अब देखिए चंदन तैल से या 100 बार जल में धोए हुए घृत का प्रयोग यहाँ बताया गया है। अब देखिए यक्षमा में वमन और विरोचन, तो देखिए हमने पहले ही आपको बताया है कि पहले कहा गया है कि यक्षमा रोगी का जो बीड़ के बल पे ही वो जीवित रहता है। तो बीड़ अगर हम निकाल देंगे, उसका मल निकाल देंगे, पुरुष निकाल देंगे, तो कैसे जीवित रहेगा, तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है। वमन विरेचन हम राजक्षमा कब कराएंगे, जब दोषाधिकानाम, दोष का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया, बहुत ज़्यादा अधिक हो गया है, तभी हम विरेचन कराते हैं। और देखिए अबला पेछड़ी मतलब भला बल का हमको विचार करके, बहुत ज़्यादा दुर्बल है रोगी तो वमन विरेचन हम नहीं कराएंगे। यक्षमा रोग से पीड़ित जिन रोगियों में दोषों की अधिकता है, तो ऐसे रोगियों के स्नेहन और स्वेदन करने के बाद स्नेह युक्त मृदु वमन देना चाहिए। देखिए इसमें जो भी वमन विरेचन करा रहे हैं हम, वो मृदु टाइप का कराएंगे, वमन भी मृदु कराएंगे और विरेचन भी मृदु कराएंगे। स्नेह युक्त विरेचन देना चाहिए। अब देखिए अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, यदि रोगी के बल का विचार न कर उससे अधिक मात्रा में विरेचन देने से अधिक मल का निस्सारण हो जाएगा, तो रोगी की मृत्यु अवश्य हो जाएगी। तो देखिए इसीलिए हमको पुरुष की रक्षा करनी है। अब देखिए यहाँ पे घृतपान बताया गया है, तो राजक्षमा में घृतपान करने से क्या लाभ होते हैं। सिरा पार्श्वशूल, जो सिर और पार्श्वशूल होता है वो कम हो जाता है, काश और श्वास नष्ट होते हैं। 10 मूलादि घृत भी यहाँ दिया गया है। खजूरादि घृत है, ये भृंगड़ीय होता है। 10 मूल घृत है, ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, जो इंटरनल इन्फ्लामेशन होता है। पंचमूल कल्क भी आया हुआ है, पंचमूल घृत आया है। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है सप्तकम बलम, तो पांचों पंचमूल का 4 सेर दूध, ये सब चीज़ें ली गई। इसके प्रयोग से राजक्षमा रोगी के 7 बल का नाश होता है, यानी कि जो राजक्षमा के जो 7 उपद्रव हैं वो नष्ट होते हैं, इसीलिए इसको सप्तको बलम कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे सप्तको बलम आया है, जबकि एक जगह हमने सोथ में पढ़ा है सप्तको अयम पढ़ा है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा।
अब देखिए यहाँ पे सीतोपलादी चूड़ आ गया है। जनरली इसको हम जानते हैं और हमारे डिस्पेंसरी में सीतोपलादी चूड़ है, तालीसादी चूड़ है, इसका प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। हम लोग पेशेंट को इसको रिकमेंड करते हैं। तो सीतोपलादी चूड़ का कंटेंट क्या है, कैसे क्या इसका अनुपान है, इसका रोगाधिकार, यही सब पूछा जाता है। तो सीतोपलादी चूड़ के नाम में ही इसके सब कंटेंट छिपे हुए हैं। सा से हो जाएगा सीता, ता से हो जाएगा तुगा छीरी या वंशलोचन, पा से हो जाएगा पिपली, और ला से हो जाएगा एला जो छोटी इलायची है, और दा से हो जाएगा दालचीनी। अब इसकी जो क्वांटिटी है वो घटते हुए क्रम में है। तो 16 हो जाएगा 8 4 2 1, इससे क्रम से घटता हुआ रहेगा ये। और इसका अनुपान मधु और घृत है। और इसका रोगाधिकार, अब मित्रों थोड़ा सा रोगाधिकार हम हर जगह सुनते हैं, लेकिन ये जानते नहीं रोगाधिकार होता क्या है। रोगाधिकार जैसे सीतोपलादी चूड़ का रोगाधिकार क्या है, राजक्षमा है। तो क्यों है, जहाँ पे उसके बनने का वर्णन होता है मित्रों, जो ड्रग जहाँ पे निर्माण की जाती है जिस डिजीज में, उसको जो है रोगाधिकार कहा जाता है। जैसे जिस रोग में वह मेडिसिन या योग के बनने का वर्णन हो, वह मेडिसिन या योग उस रोग का रोगाधिकार कहलाता है। अब जैसे सीतोपलादी चूड़ राजक्षमा के रोग का जो वर्णन हम कर रहे हैं उसमें बना है, तो इसलिए इसका रोगाधिकार राजक्षमा होगा। हालांकि ये काम कई जगह आएगा, कास्ट में भी ये यूज की जाती है। अब मित्रों आप रोगाधिकार को समझ गए होंगे कि रोगाधिकार से तात्पर्य क्या होता है। अभी देखिए यहाँ दुर्लभ गिरते आया हुआ है और जीवंत्यादि घृत है। इसमें कंटेंट वगैरह कुछ नहीं पूछे थे, केवल नाम से याद कर लीजिएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं ये किस डिजीज में दिया जाता है। बलादी क्षीर है। अब देखिए यक्षमा में पथ्य बताया गया है, तो अजास पाए बताया गया है, मतलब बकरी का दूध। और देखिए जांगल रस, तो देखिए यहाँ पे इंटरनल प्रयोग के लिए जांगल पशु पक्षियों का मांस रस यूज होता है, जबकि एक्सटर्नल के लिए आनूप और औदक मांस का प्रयोग किया गया था नाड़ी स्वेद में। ये ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं। तो बकरी का दूध, जांगल पशु पक्षियों का मांस रस देते हैं, यही इतना इम्पॉर्टेंट है इसमें। यक्षमा में जो रोग तो चिकित्सा, तो सीधी सी बात है राजक्षमा में या टीबी में हम देखते हैं कि ज्वर बहुत होता है, तो ज्वर अध्याय में जो चिकित्सा बताई गई उसका हमको प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए कफ प्रकेश का चिकित्सा सिद्धांत, जो कफ निकलता है, कफ के अधिक प्रशक्त हो जाने से कुपित वायु यदि कफ बार बार निकलते तो कफ प्रशक कहते हैं। कफ प्रशक को विद्वान स्निग्ध और उष्ण द्रव्यों के प्रयोग से जीतते हैं, उष्ण द्रव्यों के प्रयोग से जीतते हैं। तो वही है, स्निग्ध और उष्ण द्रव्य जो है कफ को ढीला कर देते हैं। जो एक्सपेक्टोरेंट वगैरह आते हैं मॉडर्न युग में, वही बताया गया है यहाँ। वमन की चिकित्सा बताई गई है, हृदयानन चानन पानन लघुनानि च। तो इसमें देखिए अब यक्षमा में अतिसार की संप्राप्ति आ गई है कि अतिसार क्यों होता है, इसको पहले ही बताया जा चुका है। जो कि वातादि दोषों के प्रकोपित या राजक्षमा के जो कारण है उनका हम यूज करते हैं, जैसे साहस है, विस्मासन है, ये सब चीज़ें, तो उससे अग्नि जो है हमारी मंद हो जाती है और उससे अतिसार उत्पन्न होता है। अतिसार की चिकित्सा बताई गई है। तो वही है कि इसमें जो है दीपन द्रव्य दिए जाते हैं जिससे हमारी जठराग्नि तेज हो जाए, अग्नि बढ़ जाए और हमारे आहार का उचित पाचन होने लगे और उचित प्रकार के उत्तरोत्तर धातुएं बन सकें। मुख शुद्धि कारक होता है। अब देखिए पटालदी चूड़ भी आया है, जम्बादी चूड़ आया हुआ है। अब देखिए अतिसार में खड़ प्रयोग बताया गया है यहाँ पे। चांगरी का प्रयोग आया है, चौपतिया अमृता जिसको कहते हैं। अभी अच्छा मांस प्रयोग देखिए दोबारा बताया गया है। जांगल पशु पक्षियों का मांस को पकाकर सिद्ध हुए मांस रस को व्यंजन के लिए और भोजन के लिए उत्तम होता है। अब देखिए यहाँ परम मुखस्य वैरस्यानम रोचनम श्रोण, मतलब जो राजक्षमा के रोगी, जब भी हमको फीवर होता है तो हम देखते हैं कि मुख का स्वाद बिगड़ जाता है, कड़वा कड़वा लगता है। उसी के लिए बताया गया है कि 2 कालो दंत पवन, मतलब 2 काल हमको दंत धावन करना है या ब्रश करना है। तो वो 2 काल कौन कौन से हैं, प्रातः और सायंकाल। ये 2 बार दंतवन करने का निर्देश दिया गया है।
अब देखिए यवानी साडो चूड़ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है। अजवाइन है इसमें, 10th के सोट है, हालांकि अभी तक जो है इसे कंटेंट नहीं पूछे गए हैं। यह चूड़ को शुद्ध करने वाला होता है। यह चूड़ जीभिया को शुद्ध, चूँकि स्वाद मुख वायरस हो गया है, यह चूड़ जीवा को शुद्ध करने वाला होता है। हृदय के लिए हितकर है, भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला है, हृदय प्लीहा और पार्श्वशूल को नष्ट करने वाला है। तो इन सब चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें पीपर जो दिया गया है, पिपली जो है ये 100 की संख्या में है और मरीच जो है 200 की संख्या में। हालांकि कहीं पूछा नहीं गया है, कभी पूछा भी जा सकता है। तालिस आदि चूड़ पे आते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ड्रग है मित्रों, और इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे, जो कि ये अक्सर हम भूल जाते हैं, कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई ये भी भूल जाते हैं। तो इसको इमेज में भी दिया जा रहा है, इसको आप देख लीजिए और इसको राइट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो इसका कोड क्या है? तेरा मेरा साथ पिया बढ़ता रहे, तेरा मेरा साथ पिया बढ़ता रहे। तो यानी कि बढ़ता रहे का क्या मतलब है कि इसमें जो कंटेंट है वो बढ़ते हुए क्रम में है, जबकि सितोपलादी चूड़ में जो कंटेंट थे वो घटते हुए क्रम में थे। तो 13 से हो जाएगा तालिस पत्र, मेरा से हो जाएगा मरीच, साथ से हो जाएगा शुंठी, पिया से हो जाएगा पिपली और बढ़ता से भंसलोचन हम ले लेंगे। तो इस तरह से तालिस पत्र से हम शुरू करेंगे। तो 1:2:3:4:5 हो गया, इस तरह का अनुपात होगा इसमें। और फिर लास्ट में त्वक और एला होता है। तो त्वक जो होता है वो आधा होता है और एला भी आधा होता है। किससे आधा होता है? ये जो है तालिस पत्र से आधा होता है। तो इसको याद करने का क्या तरीका? आटा दाल हो जाए आधा, तो आटा से हो जाएगा त्वक और दाल से हो जाएगा एला। तो ये किससे आधा होगा? ये तालिस पत्र से आधा होगा। और फिर देखिए इसमें शर्करा या मिश्री का भी प्रयोग है, तो वो कितना रहेगा? तो उसको याद करने के लिए हम एक शॉर्टकट अपनाते हैं, चाहत रहेगी पत्नी से 8 गुनी। अब सभी अपने पत्नी को प्यार करते हैं और मानते हैं, तो उसी से हम लोग इसको बनाएंगे, चाहत रहेगी पत्नी से 8 गुनी। तो पत्नी से क्या हो जाएगा? पिपली, और चाहत से क्या हो जाएगा? मीठा से इसको लेंगे या मिश्री या शर्करा। तो इस तरह से हमको याद रहेगा, यानी कि जो शर्करा है वो पिपली से 8 गुनी रहेगी। अब जैसे पिपली यहाँ पे 4 है, 4 पल मान सकते हैं, कुछ भी मानते हैं, तो जो है वो शर्करा कितनी से मिलाएंगे या मिश्री कितनी मिलाएंगे? वो 32 हो जाएगा, चूँकि 8 गुनी है। इस तरह से मित्रों हम तालिस आदि चूड़ को याद कर लेते हैं। इस तरह से याद करेंगे तो ये कभी आपको नहीं भूलेगा। अब देखिए यहाँ पे बताया गया यक्षमा में मांस प्रयोग का महत्व। देखिए यक्षमा में मांस प्रयोग का काफ़ी महत्व है, क्योंकि जो रोगी है वो कृश हो जाता है और मांस से मांस की वृद्धि होती है, इसलिए जो है मांस का यहाँ विशेष महत्व है। अब देखिए यक्षमा में विभिन्न मांसों के प्रयोग का वर्णन। अब देखिए यहाँ जुगुप्सा चिकित्सा के बारे में बताया गया। जुगुप्सा चिकित्सा मतलब क्या होता है कि जैसे किसी का भी मांस हो, उसको हम दूसरा मांस बता के दे देते हैं। मान लीजिए कि तीतर बटेर या कोई अन्य मांस है, उसको हम कह देंगे कि ये बकरी का मांस है, बकरे का मांस है। बकरे का मांस जनरली लोग खाते हैं, तो वो खा लेंगे। तो यही हुई जुगुप्सा चिकित्सा। जिस चीज़ का मांस होता है उसको हम नहीं बताते हैं और उसको दूसरा मांस बता के खिला देते हैं, तो यही जुगुप्सा चिकित्सा हुआ। अब लाभ की दृष्टि से इसका प्रयोग करना आवश्यक हो तो इस प्रकार बढ़ाने धोखे के सुखपूर्वक, मतलब वही है, धोखा दे के या ना बता के इसको खिला दिया जाता है। यक्षमा के लिए उत्तम मांस मोर, तीतर, मुर्गा, हंस, सुअर, ऊँट, गधा, गौ, भैंसा का मांस बढ़ाने वाला उत्तम होता है। अब देखिए यहाँ पे आया हुआ है, और घी वात प्रधान यक्षमा के रोगियों की मात्रा में देना चाहिए। प्रशह, भूसह, वारिजह, वारिचार, इन सब चीज़ों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो प्रशह, भूसह, आनूप, वारिज, इन सब चीज़ों का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ है कफ तथा पित्त प्रधान यक्षमा में मांस, यानी कि कफ तथा पित्त प्रधान यक्षमा में किस तरह का मांस का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा प्रतुदा, विश्वकरेश्वर, धम्यजास्त्र। तो देखिए यहाँ इसको इम्पोर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको हम शॉर्टकट से याद करेंगे। विप्र, विप्र से हो जाएगा, वी से हो जाएगा विशिकर, और प्रा से हो जाएगा प्रतुत। प्रशय नहीं होगा, प्रतुत होगा।
तो विषिकर प्रस्तुत हो गया। और एक और याद कर लेंगे, धन्वज। ये तीनों पूछा जाता है कि कफ तथा पित्त प्रधान यक्षमा में किस तरह के मांस का प्रयोग करते हैं। तो हम बताएंगे प्रस्तुत, विषिकर और धन्वज। कि यक्षमा में मध का प्रयोग बताया गया है। अब कोई भी मद हो, जनरल मद अगर है तो उससे क्या फ़ायदे होंगे। शरीर में यक्षमा रोग बहुत दिनों तक नहीं रहता है और शीघ्र ही छूट जाता है। कहने का मतलब, अगर कोई मद का प्रयोग कर रहा है तो अगर उसको राजयक्षमा है तो वह बहुत ज़्यादा समय तक शरीर में नहीं बना रहेगा, यानी कि राजयक्षमा उसको छोड़ देगा या राजयक्षमा ठीक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बताया गया यक्षमा किसके आक्रांत नहीं करता है। वारुणी मद का यहाँ बताया गया है। वारुणी मद बहुत अच्छा बताया गया टीवी में। अगर इसको जो स्वस्थ व्यक्ति वारुणी नामक मद की सर्वथा पीता है और आगे बताने आने वाले भीमार्जन का सेवन करता है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई वारुणी मद का निरंतर सेवन कर रहा है, करता रहेगा, तो उसको यक्षमा होगा ही नहीं। ये चीज़ यहाँ बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे मध के गुण बताए गए हैं। तो मध इतना अच्छा राजक्षमा में क्यों काम करता है, उसका कारण है चूँकि राजक्षमा जो है वह स्रोतों अवरोध के वजह से हो रहा है। जो वातादि दोष हैं वो स्रोतों को अवरोधित कर देते हैं, जिससे उत्तरोत्तर धातुएं नहीं बन पाती हैं और कफ उत्क्लेशित हो जाता है या रक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है और वो रक्त स्ठीवन या वमन के रूप में निकलता है। तो ऐसा चूँकि मद तीक्ष्ण। अब देखिए यहाँ पे पत्रकोलादि घृत आया है, रासनाद घृत है और बहिस्पर्शन विषयक विधि। अब इसके बाद बहिस्पर्शन, बाहरी त्वचा पर जिन विधियों का स्पर्श होता है संबंधी विषयों का, वही है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। यक्षमा में अवगाहन, यक्षमा में मर्दन, उत्सादन या उपटन के लिए औषधियाँ जो यूज की जा रही हैं। यक्षमा में स्नानार्थ जल। तो देखिए उपटन लगा लेने के बाद जीवनीय गण के द्रव्यों के क्वाथ से सरसों का कल्क मिला सुगंधित द्रव, मतलब इसमें देखिए इस स्नान में सरसों का प्रयोग किया जा रहा है, पीत सरसों। और इसी तरह से देखिए सिद्धार्थक स्नान आया हुआ कुष्ठ में, तो सिद्धार्थक स्नान में सरसों नहीं है, अन्य चीज़ें उसमें हैं लेकिन सरसों नहीं है। यक्षमा में जलपान है, तो इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। हितकर, अच्छे स्वादयुक्त एवं सुखकर अन्नपान को मनोनुकूल व्यंजनों के साथ सेवन करना चाहिए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यक्षमा में छत्छीड़ की चिकित्सा। देखिए ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि राजयक्षमा में किस तरह की चिकित्सा करनी चाहिए, किसके समान चिकित्सा करनी चाहिए। कई ऑप्शन देते हैं, तो उसमें हमको छत्छीड़ लगाना है। तो यक्षमा में छत्छीड़ की तरह चिकित्सा करते हैं। आगे छत्छीड़ रोग की चिकित्सा में जिन पत्तियों का विधान बताया जाएगा, उन सभी पत्तियों का सेवन बल और मांस की वृद्धि के लिए यक्षमा से पीड़ित रोगियों के लिए भी प्रयोग करना चाहिए। वही चीज़ है, दोनों में थोड़ी समानता है, इसीलिए इसमें बताया गया है कि यक्षमा में छत्छीड़ की तरह चिकित्सा करनी चाहिए। यक्षमा में दैवावश्रय चिकित्सा वही है, माला आदि जो है धारण करना, मंत्र वगैरह जो होते हैं उसमें बताया गया है। इस तरह से हम राजयक्षमा को पढ़ लिए हैं। इसमें देखिए मित्रों, कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है जो छोड़ा गया है। तो ठीक है मित्रों, हमारे चैनल को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और इस वीडियो को लोगों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कुछ अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, तो उसको कमेंट करके बताइए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।